जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में, ठीक है। यानी कि बिहार में जो मैट्रिक के एग्जाम होने वाले हैं, कक्षा 10 के जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, 2026 में बिहार बोर्ड जो लेंगे उसका एग्जाम, वो उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवालों को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? एपिसोड नंबर 4 है। यानी कि पिछले वीडियो तक हम लोग एपिसोड 3 यानी कि 3 वीडियो तक कर चुके थे। और प्रत्येक एपिसोड में हमारा कुल कितने प्रश्न रहते हैं? कुल 5 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। ज्यादा प्रश्न नहीं रहते हैं, 5 प्रश्न, ठीक है। इसमें से पांचों प्रश्न अलग अलग टाइप के रहते हैं और इसी टाइप का एग्जाम में पूछेंगे भी, ठीक है। इसी टाइप का एग्जाम में क्या करेंगे? पूछेंगे भी, ठीक है। अभी तक जो जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया चैनल से जल्द जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा तो आप लोग का कुछ होने वाला भी नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, इस प्रचंड सीरीज का एपिसोड नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्या कह रहा है? कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल निकाले। कुछ निकाले? योगफल। सबसे पहली बात है कि क्या है? विषम संख्या दिया हुआ है, कहां से लेकर के 0 से 50 के बीच में। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि विषम संख्या होता कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखेंगे विषम संख्या कौन कौन सा होता है। जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे उसे विषम संख्या, जिसमें 2 से लग जाए उसे सम संख्या, ठीक है। तो देखते हैं 0 से 50 के बीच में 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9 डॉट 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 कहां तक पहुंच जाएंगे? 49 तक, क्योंकि 50 तक पूछ भी किया है। अब 50 में 2 से भाग लग जाएगा तो हमारा कौन सी संख्या? सम संख्या, ठीक है। अब इसी सभी का योग पूछा है। इसी सभी का क्या पूछा है? योग। अब जब योग पूछ लिया है तो योग हमको तो ज्ञात करना ही है, ठीक है। तो योग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? 2 गो। देखेंगे क्या क्या होता है। Sn बराबर n बटे का 2 इंटू 2a, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होते हैं एक सूत्र। और दूसरा ये भी होते हैं, क्या होते हैं? Sn बराबर n बटे का 2 इंटू a प्लस का an। ये भी होते हैं सूत्र। होते हैं कि नहीं? दोनों होते हैं। हमको चाहिए क्या क्या? देखेंगे n भी चाहिए, a भी चाहिए, d भी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, सभी यहां से मिल जाएंगे हमें। ए भी मिल जाएंगे, डी भी मिल जाएंगे, एन भी मिल जाएंगे। देखेंगे यहां से क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। देखेंगे जैसे कि कोई समांतर सीढ़ी 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 कहां तक? 49 तक, ठीक है। इसमें पहला पद डी का वैल्यू कौन होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं तो डी का वैल्यू, और ये जो 49 है ये सबसे लास्ट में है, यानी कि अंतिम पद है, ए एन का वैल्यू है। तो देखेंगे ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना? ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। अच्छा, डी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कौन होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं तो दूसरा पद 3 और पहला पद 1, तो कितना निकल गया? 2, ठीक है। उसके बाद ये अंतिम पद है ए एन। ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 49, ठीक है। अच्छा, एन एन बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। अब इसमें टोटल केगो पद है हमको पता ही नहीं है कि केगो पद है, तो टोटल इसमें पद एन बराबर क्या हो जाएगा? वाट, ठीक है। और ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखेंगे? कि अगर 0 से शुरू करे, ठीक है, 0 से शुरू करे, अगर 50 तक पूछे, 100 तक पूछे, ठीक है, ये 200 तक पूछे, 500 तक पूछे, ठीक है, जितना तक पूछे उसमें 2 से भाग दे देना है तो जो उसमें आधा आधी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 से, जैसे 0 से 50 के बीच में है तो 50 में 2 से भाग दे देंगे तो 25 से कट 25 बार होगा, तो टोटल विषम संख्या की क्या होगा? 25 को विषम संख्या होगा। तो n का वैल्यू कितना निकलेगा? 25। लेकिन हमें यहाँ नहीं बनाना है सवाल को, तो इसमें हमें ए एन बराबर सूत्र लिखना है। तो ए एन बराबर सूत्र क्या होता है? देखेंगे तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद हमें दिया हुआ है। अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 49 बराबर पहला पद ए, ठीक है। उसके बाद प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2, ठीक है। इसे इधर सरका लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे
अब ये एक प्लस में तो इधर आकर के किस में, माइनस में, तो माइनस का एक बराबर n माइनस का 1 इंटू 2 हो जाएगा। देखेंगे 49 में से एक चल जाएगा तो कितना बचेगा 48, और ये दो गुना में तो इधर आकर के किस में, भाग में, और बराबर का n माइनस का 1, 2 से भाग देंगे तो कितने बार में, 24 बार में, तो ये हो जाएगा कितना 24, और ये प्लस का 1 अब बराबर का n, क्योंकि ये माइनस का 1 है, बराबर किस बार में आएंगे तो प्लस का 1, तो 24 और 1 कितना हो गया 25 अब बराबर n। n का वैल्यू पता चल गया, कितना आ गया n का वैल्यू 25। और जब n का वैल्यू पता चल गया तो अब यहाँ पे छोटा वाला सूत्रवा लिख करके हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, योग। तो Sn बराबर सूत्र कौन होता है, ये होता है n बटे का 2 इंटू a प्लस का an होता है। अब देखेंगे कितने पद, टोटल 25 पद है, तो 25 बटे का 2 इंटू पहला पद 1 और ये कितना हो जाएगा 49 होगा हमारा। देखेंगे तो ये s 25 बराबर ये 25 बटे का 2 और ये गुना में कितना हो जाएगा 50, 49 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब ये 2 से कटा देंगे कितने बार में, 25 बार में, तो यहाँ पे s25 बराबर कितना बचा, ये 25 गुना 25, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो देखेंगे 25 गुना 25 करेंगे तो कितना 625, तो s25 यानी कि टोटल 25 पदों का योग कितना हो जाएगा 625, यानी कि 0 से लेकर के 50 तक के बीच में विषम संख्या का योगफल निकालेंगे तो वे कितना निकल जाएगा 625, कितना निकल जाएगा 625। यही हमारा कोची हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर आते हैं, ठीक है, ये था पहला। अब दूसरा नंबर सवाल कहता है कि m के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का युग्म के कोई हल नहीं होंगे। अब देखेंगे कि कोई हल नहीं होंगे, कब होंगे, ठीक है, जब हमरा a1 बटे का a2 अब बराबर नहीं है b1 बटे का b2। इसमें क्या कंडीशन होता है, ठीक है, इसमें एक ही हल होता है, क्या को हल होता है, एक ही हल होता है, और इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं इसी को, अद्वितीय हल। और इसी में प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण होता है। किस रेखा का निर्माण होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा किस तरह से, इस तरह से बनता है, ठीक है, जब ग्राफ में इसी तरह से, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि a1 बटे का a2 अब बराबर b1 बटे का b2 अब बराबर c1 बटे का c2। देखेंगे इसमें समझ लेंगे, ठीक है, a1 बटे का a2 बराबर नहीं है b1 बटे का b2। देखेंगे अगर एक पिताजी है, उसके दो बेटवा, और दोनों बेटवा आपस में नहीं होता है, यानी कि उसका एक ही उपाय होता है कि दोनों को फर्क कर दिया जाता है, तो उसका एक ही हल निकलता है, उसी को अद्वितीय। अब देखेंगे इसमें है तीनों बेटवा आपस में बराबर है, तो इसका के को हल निकलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा अनंत हल, ठीक है, कौन सी होगा अनंत हल। अनंत मतलब कौन सी, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये कौन सा कहलाएगा, संपाती रेखा का निर्माण होगा। किस रेखा, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, उसी को बोलते हैं संपाती रेखा, ठीक है। और ये संपाती रेखा हो गया, ठीक है। और तीसरा कंडीशन हमारा होता है क्या कि a1 बटे का a2, ठीक है, कौन सी होता है हमारा, देखेंगे a1 बटे का a2 अब बराबर b1 बटे का b2 और बराबर नहीं है c1 बटे का c2। देखेंगे दो भाई बराबर है, तीसरा भाई बराबर नहीं है, तो क्या इसमें कोई हल निकलेगा, कोई भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है। कोई भी दोनों में से तीनों में से कोई फैक्ट बात बोल भी नहीं करेगा जो कि हल निकलेगा। और जब कोई भी हल नहीं निकलेगा तो इसका यही कंडीशन होता है कि कोई हल नहीं, और ये समांतर रेखा का निर्माण करता है। किस रेखा का निर्माण करता है, समांतर रेखा का, ठीक है। देखेंगे लड़का लड़की राजी है, लड़का लड़की मैया पापा राजी नहीं है, तो क्या कभी भी शादी होने देगा आपस में एक दूसरे का, नहीं होने देगा, ठीक है। तो देखेंगे तो इसमें कोई हल नहीं निकलेंगे, ठीक है, जब वो भी नहीं करेगा तो कोई हल नहीं। और समांतर रेखा एक से एक उधर से जा, एक इधर से जा, देखते जा, लेकिन कभी भी मिलन नहीं होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं कौची, कोई हल नहीं, यानी कि समांतर रेखा का कौची होता है, निर्माण होता है, ठीक है, समझेंगे। तो इसमें से किस पद का प्रयोग करेंगे, ये तीसरे वाला का, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग उपयोग में लाते हैं, कैसे लाएंगे उपयोग में, देखेंगे।
सबसे पहली बात कि हमारा समीकरण क्या क्या दिया हुआ है वे लिख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर का 1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2m और माइनस का 1 इंटू में x, ठीक है, और प्लस ये दिया हुआ m माइनस 1 इंटू में y और ये बराबर का कोची 2m प्लस का 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप लोग लिख भी लीजिएगा, a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 2m माइनस का 1, b2 का वैल्यू m माइनस 1 और c2 का वैल्यू कितना है 2m प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इधर ला करके इसको, ठीक है। तो देखेंगे सूत्र यही होता है हमारा कोची a1 बटे का a2 बराबर नहीं है b1 बटे का b2 और बराबर नहीं है, ठीक है। a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 बराबर नहीं है c1 बटे का c2, ठीक है। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे पुट कर देते हैं a1 का वैल्यू कितना है 3, अब बटे a2 का वैल्यू कितना है, ये है 2m माइनस का 1, b1 का वैल्यू कितना है 1, b2 का वैल्यू कितना है m माइनस का 1, अब बराबर नहीं c1 का वैल्यू 1 और ये कितना है, ये है 2m प्लस का 1, ठीक है। देखेंगे अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसमें से अगर दोनों को बराबर कर देंगे तो जो m का वैल्यू रखेंगे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन इसमें m का वैल्यू रखेंगे तो वे बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए ये दोनों को बराबर कर देंगे, a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो m का वैल्यू यहाँ से कुछ होगा निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या है 3 बटे का 2m माइनस का 1 और ये बराबर 1 बटे का m माइनस 1, यही है दिया हुआ है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कोना कोनी 3 गुना m माइनस 1 करेंगे तो 3 इंटू m माइनस 1 और ये 1 से गुना करेंगे ये 2m माइनस का 1, तो 3 गुना m कर देंगे तो कुछ हो जाएगा 3m, 3 गुना 1 कर देंगे तो माइनस का 3, 1 गुना 2m कर देंगे तो 2m और 1 गुना 1 कर देंगे तो माइनस का 1, क्योंकि जिसके आगे माइनस प्लस है तो प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस और यहाँ भी कुछ हो गया माइनस। आप अपने अपने जात में ले आते हैं, ये 2m प्लस का है इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 3m माइनस का 2m बराबर माइनस का 1 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 3 है बराबर के उस पर में चल जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। आगे देखते हैं 3m में 2m चल गया तो क्या m बचेगा एगो m, ये 3 के आगे में प्लस 1 के आगे में माइनस, तो 3 में 1 चल जाएगा तो कितना 2, यानी कि m के जगह पे कितना रखेंगे 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये यानी कि इस समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे, कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिद्ध करें कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो सिद्ध कर देंगे किसको, एलएचएस को आरएचएस, ठीक है, यानी कि आरएचएस को अगर हम एलएचएस के बराबर ला दें, यानी कि इसको ये इधर वाले को बोलते हैं आरएचएस और इधर वाले को बोलते हैं एलएचएस, अगर इसी को इस प्रकार ला दें तो क्या दोनों सिद्ध नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि आरएचएस बराबर, ठीक है, आरएचएस बराबर, आरएचएस का वैल्यू कितना है, ये है कौची, ये है टेन थीटा और प्लस का क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कॉट थीटा, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब जाहिर से देखेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे, अच्छा टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये साइन थीटा, अब बटे का यहाँ पे ये कॉस थीटा लिखते हैं कि नहीं, ठीक है। अब प्लस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ये कॉस थीटा, अब बटे का क्या लिखते हैं इसको साइन थीटा, लिखते हैं यहां तक में। अगर यहां तक में किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब देखेंगे ये कॉस थीटा और साइन थीटा ये भिन्न का जोड़ बन गया, अब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, तो ये दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम निकलेगा, कुछ नहीं कटने वाला, तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू यहाँ पे लिखेंगे कौची साइन थीटा।
अब ये cos थीटा से ये दोनों में भाग देंगे तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, sin थीटा, और ऊपर में भी sin थीटा है, sin थीटा गुना sin थीटा कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि sin थीटा इनटू यहाँ पे लिखेंगे कौची sin थीटा प्लस, अब यहाँ पे ये sin थीटा से ये दोनों में भाग देंगे तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, बचेगा cos थीटा, ऊपर में भी cos थीटा है तो ये दोनों आपस में गुना में आ जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा दोनों आपस में गुना में आ गया। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखेंगे क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे, जैसे कि 2 गुना 2 करते हैं तो 2 पे स्क्वायर हो जाता है, एक नहीं 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 3 गुना 3 करेंगे तो 3 पे पावर 2, तो उसी तरह साइन थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, और इसी को तोड़ करके लिख देते हैं कौची कि साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कौची, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और उसी तरह ये भी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे का यहाँ पे लिख देंगे कौची कॉस थीटा, और इंटू में कौची लिख देंगे साइन थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमें पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो उसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, अब बटे, और निचवा में दिया हुआ है ये कॉस थीटा और इंटू में क्या दिया हुआ है साइन थीटा। अच्छा, इसको तोड़ करके हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे, इसको 1 अपॉन ये कॉस थीटा और गुना में इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या साइन थीटा, दोनों को अलग अलग तोड़ करके गुना में लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1 अपॉन कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक का होता है, और साइन 1 अपॉन साइन थीटा किसका उल्टा होता है, यानी कि कोसेक का, ठीक है, सॉरी, ये 1 अपॉन कॉस थीटा सेक का उल्टा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसका उल्टा, कोसेक का उल्टा, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं सेक थीटा, SEC सेक थीटा, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा के जगह पे कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा, और ये किसके बराबर है, LHS के बराबर, ठीक है। तो प्रूव हो गया हमारा, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं ना, अगर समझने में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देखेंगे, कहता है कि यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखें इसमें ये होता है, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। अगर नीचे से अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो जो हमारा दृष्टि प्रतल से ऊपर से जो हम देखेंगे वहां पर होता है हमारा कौन सा उन्नयन कोण, अगर हम नीचे की ओर देखेंगे तो कौन होता है अवनमन कोण, ठीक है। तो कहता है कि यदि 12 मीटर ऊंचे खंभा है, अब ले लेते हैं खंभा, ठीक है, एक खंभा वह भी होता है पीने वाला, ठीक है, वह पीने वाला नहीं खंभा होगा, ठीक है, बिजली का खंभा होगा, ठीक है, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। तो 12 मीटर ऊंचा एक खंभा लेते हैं, ये एक खंभा बन गया, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है 12 मीटर है। कहता है कि ऊंचे खंभे की छाया, छाया मतलब क्या, इधर कुछ रोशनी होगा, या तो सूर्य होगा या तो कोई बल्ब जला होगा, तो रोशनी, रोशनी कहां से शुरू होता है, जो खंभा का जो नीचे वाला पद होता है वहां से शुरू होता है। देखेंगे आप अपना अगर छाया निकालेंगे, अगर सूर्य पीछे तो छाया आगे, तो कहां से, जहां नीचे से, जहां से पैर होता है वहां से छाया बन करके ये पूरे शरीर का बनता है, तो इसका छाया कहां, यहां से नीचे बन करके ये इधर बन जाएगा, क्योंकि अगर इधर हमारा सूर्य है इस जगह, ठीक है, इधर हमारा सूर्य है, और सूर्य है तो इधर छाया बनेगा, और जब छाया बनेगा तो वे भी छाया कितना होगा 4√3, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 4√3, और ये कितना है, ये है 12 मीटर, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है। अब कहता है कि उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या, नीचे से ऊपर की ओर देखना है, तो यहां से जब ऊपर की ओर देखेंगे, यहां से लेकर के इसको जब देखेंगे, ठीक है, सीधा बन गया, ठीक है, इसको जब इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण का निर्माण हो रहा है वही निकालना है, यानी कि मान लेते हैं थीटा, अब इसका नामकरण कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं क्या, इसको A, इसको B और इसको C, यहां से यहां तक 12 मीटर है, ठीक है, और यहां से यहां तक 4√3 मीटर है, कोई दिक्कत यहां तक में, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो देखेंगे
अब इसमें किसका प्रयोग होगा, साइन का, कॉस का कि टेन का, किसका प्रयोग होगा। अच्छा ये 90 डिग्री इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण तो दिया नहीं है, ठीक है, तो कर्ण किसमें किसमें रहता है, साइन और कॉस में, तो कर्ण साइन और कॉस में कर्ण का प्रयोग होता है, टेन में क्या होता है, नहीं टेन का होगा। ये हो गया। अब ये हो गया कौची, कोनमा, कोनमा के जस्ट सामने वाले भुजा कौची कहता है, ठीक है, लंब, ये लंब हो गया, ये हो गया आधार, तो लंब और आधार किसमें रहता है, टेन में। नहीं आता है तो कोनमा में लिख लेंगे कौची, एल ए एल डबल के ए का, ये लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कॉस का, और लंब बटे आधार किसका, टेन का, ठीक है। तो टेन का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कौची कि टेन थीटा, कौन को थीटा मान लिया, तो थीटा बराबर कौची होता है, ये होता है लंब बटे का आधार, ठीक है, क्या होगा, लंब बटे का आधार, यही होगा। लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12, और आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ है हमरा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसके इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इसके निचवा में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि टेन थीटा बराबर लंब कितना 12, आधार कितना, ये 4√3, ठीक है। अब देखेंगे, अब ये 4 दिया 12 कट गया, तो अब बचा यहाँ पे कौची देखेंगे, तो ये टेन थीटा बराबर बचा कितना, 3/√3। अब जब इसको 3/√3 को हम सिर्फ √3 लेते हैं, कितना लेते हैं, √3, वे भी कैसे होता है यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर, अच्छा 3 को हम लिख सकते हैं कौची, √3 गुना √3, और निचवा में √3 है तो √3 रख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो सिर्फ कौची आएगा, 3 आएगा। तो देखेंगे अब एगो नीचे का एगो ऊपर का कट गया, तो बचा यहाँ पे कौची कि टेन थीटा बराबर √3। अब कितने डिग्री कौन का मान √3 होता है, किसमें, टेन में, तो टेन 60 का मान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा, यानी कि टेन 60 डिग्री बराबर कितना, √3, तो थीटा के जगह पे कितना आ गया, देखेंगे थीटा के जगह पे कितना आ गया, 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, यही हमारा कौची हो गया, आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में, ठीक है। सवाल को पढ़िए और बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझ गए होंगे तो सवाल जरूर इसी टाइप का रहेंगे तो आगे भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्योंकि यही लास्ट सवाल होगा, ठीक है, क्योंकि हमको रेगुलर कितने सवाल पढ़ना है, 5 ही सवाल पढ़ना है, ठीक है। कहता है किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। एक बेलन, बेलन कुछ होता है, गोल होता है, ठीक है, लाठी भी कुछ होता है बेलन की तरह, वे भी गोल होता है, ठीक है, लंबाई होता है उसमें, ठीक है। देखेंगे अब 42 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि कलम है, इस कलम का हमें निकालना है कौची, ये पूरे कलम बेलन के आकार का है, संपूर्ण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल इसका कहाँ का, एक तो ये चारों तरफ होगा, एक ऊपर वाला गोल होगा और एक नीचे वाला गोल होगा, तभी तो संपूर्ण होगा हमारा, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं, एक बेलन बनाते हैं, सबसे पहली बात है बेलन बनाइए, ठीक है, समझ में आएगा। ये सपोज डेट मान लीजिए एक बेलन है, सपोज डेट मानेंगे क्या, बेलन तो है ही, ठीक है, ये एक बेलन हो गया, ठीक है। अब जब ये बेलन हो गया तो इसके चारों तरफ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, और प्लस में ऊपर का आधार का क्षेत्रफल, और प्लस नीचे का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। और ऊपर अगर इसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा देखेंगे तो ये किस तरह से होगा, इस तरह से गोल होगा, ठीक है, किस प्रकार होगा, ये इस तरह से गोल होगा। जब इस तरह से गोल होगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। अब वृत्त के देखेंगे ये केंद्र होगा, और केंद्र से वृत्त के परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु में केंद्र से होकर के मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ये व्यास हो गया, और व्यास का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 42, यानी कि पूरे यहां से यहां तक 42। और हमें पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है, तो यहां से यहां तक का त्रिज्या चाहिए, ठीक है, लेकिन ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में हमको त्रिज्या भी चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्या। तो हमें डी दिया हुआ है यानी कि डी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर बराबर कुछ होता है d/2, यानी कि डी का वैल्यू 42/2, 2 से कटा देंगे तो कितने बार में, 21 बार में, तो आर का वैल्यू कितना निकल गया, 21 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब इसी के मदद से हम लोग ये पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कोची कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, क्या होता है सूत्र, यहां पे लिखेंगे, ठीक है, बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखेंगे क्या क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। एक तो होगा ये 2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल कौन होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये होगा πr² और प्लस में और एगो πr², ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr/h और प्लस का एगो πr², एगो πr², दो गो πr² हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन आएगा, 2πr कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन आ गया, बचा इसमें h और इसमें दो बार था, एक बार बाहर कर दिए तो एक बार यहाँ पे बच गया, ठीक है। ये होता है बेलन का संपूर्ण। को डायरेक्ट यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लिख दीजिएगा तो वही आंसर आएगा जो हम अभी निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7, तो ये 2 गुना ये कितना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना निकला है 21, ठीक है 21, और इंटू एच का वैल्यू 10 और ये प्लस का कितना 21, ठीक है। अब देखेंगे जो जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, ये 7×21 कट गया, ठीक है। देखेंगे 7×21 कट गया। अब बचा यहाँ पे क्या क्या देख लेते हैं, एक बचा तो ये 2 गुना 22, 22 दुना ये 44, ठीक है। अब गुना ये 3 बचा, 10 और 21 को जोड़ देंगे तो 31, और 31 गुना 3 कर देंगे तो 3 का 3, 3 तिया 9, कितना आ गया 93, यही बचा। अब गुना कर लेते हैं, 93 गुना 44, ठीक है, 4 तिया 12, 4 9 36 और ये कितना 37, तो ये 372, 2 7 2 9, 7 3 10, 3 1 4, ठीक है। 40×92 गुना कर दिए तो कितना आ गया, ये आ गया 40×92 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही क्वेश्चन निकल गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। तो देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।